अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं अमई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन यूएस से वीजा पीएम मोदी डॉक्टर एस जयशंकर। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। As you know, for me also, in a few years I'm well into my 5th decade in this, but I can feel दुनिया हमें, they look at us very differently now. True. You know. इनफैक्ट इंडिया के अंदर इंडिया के लोग भी बहुत अलग तरीके से देखने लग गए. सो दैट ड्राइव्स व्हाट यू सेड कि पहले हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव. आई थिंक इंडिया के लोगों को भी ये बिलीव आ गया कि हम एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग आउट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट. बट नेबर्स की हम बात कर रहे थे कि आसपास जो नेबर्स हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन बनने के लिए, राइट? तो एक कोट है बहुत पुराने, एक मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने बोली थी, बुनीतो हुआरेस, कि मैक्सिको की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि वो अमेरिका के बहुत नज़दीक है और भगवान से बहुत दूर है. हैव यू हर्ड इट? राइट. तो यू नो ये एक बहुत ऑब्वियस सेंटिमेंट है जो छोटे छोटे देश होते हैं जो जाइंट देशों के पास में होते हैं. जैसे इंडिया एक जाइंट देश है, तो इंडिया के आसपास जो छोटे छोटे देश हैं उनमें एक सेंटिमेंट होता है कि वो उनकी खुद की प्रॉब्लम बड़े देश पे ब्लेम करते हैं. हाँ, बिल्कुल. और उनके अंदर कुछ भी चल रहा होता है तो वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम एक बड़े देश की वजह से हो रही है. तो हमारे पास में जैसे मालदीव्स है, राइट? तो हम कब तक, कोई हमारी एक लिमिट है कि उनको कब तक ब्लेम करने दे सकते हैं या कब तक उनको डिसीजन लेंगे? क्या रेड लाइंस है या क्या एक वो लाइन है जो वो क्रॉस हम नहीं करने देंगे, और अगर उन्होंने क्रॉस करी कभी वो लाइन तो हम क्या एक्शन लेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो एक तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसको मैं भी मानता हूँ, और हम जो हैं इसी के कारण हमने ये नीति बनाई है नेबरहुड फर्स्ट. नेबरहुड फर्स्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पड़ोसी आपसे, माने आबादी में या इकोनॉमी में या जो भी आप मेट्रिक लगाएं, आपसे छोटे हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं करें कि आप यू विल मेक वन मूव और वो एक करेंगे. ये 1 to 1 नहीं हो सकता. जो आपसे माने आप उनसे 10 गुना बड़ा है, तो यू नो यू हैव टू मेक 10 moves फॉर देयर 1 move. ट्रू. हाँ, तो सबसे पहले वी नीड टू बी जेनरस, वी नीड टू बी जो कहते हैं ना हमारे यहाँ नॉन रेसिप्रोकल, कि इट शुड नॉट बी कि आप करें मैं करूँ, यू नो, माने दिल खोल के करें. दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉमन सेंस. और जो छोटे देश जो हैं, जैसे ही आपने कहा कि कभी कभी वो उनकी जो अपनी प्रॉब्लम जो हैं वो दूसरे पे डालते हैं, तो वी हैव टू डील विद इट पेशेंटली, रीजनेबली. नाउ यू आस्क मी हाउ patient, I would say very patient. You ask me if there is you know A red line. The red line, look, these are not things you say in public. Okay, You know, fair. these are things you have to talk to them and make them reason. I think we will, you know, it's a question of getting them to understand okay, this is, certain things are not in their interest, you know. Finally, what is, जो हम कहते हैं ना diplomacy, even politics, I would say, what is it about? You have to reason with people. मुझे आपको कन्विंस करना है कि देखिए ये आपके हित में नहीं है, ये नहीं करिए आप. एंड आई हैव टू कीप एट इट टिल आई सक्सीड. पर तो भी जैसे अभी इंसिडेंट हुआ कि हमारे ट्रूप्स वहाँ से निकाल दिए एंड इट इज़ मोर थोड़ा चाइनीज़ फेवर में था, तो ऐसी चीज़ें होती तो नहीं, आप देखिए जो न्यूज़पेपर्स और जो प्रेस में आता है वो कभी कभी जो हकीकत कुछ और होती है. इट गेट्स पॉलिटिक्स, gives it a different color. क्या हकीकत है थोड़ा? नहीं, I would say, look, we will, I'm confident we will find a better solution there. A better solution. Got it. You know, एक क्वेश्चन है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो UK कनाडा में है, ठीक है, वहाँ पे जो हिंदू डायस्पोरा है वो काफ़ी अब डर में रहने लगे हैं थोड़ा बहुत, माइनॉरिटी में, एंड दे फील कि उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया, कि जहाँ पे वो एज हिंदूज वो स्टैंड टॉल कर सकें, क्योंकि वो काफ़ी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ पे, जो इस्लामिस्ट एंड खालिस्तानीज़ हैं, जिनकी वजह से उनको उनके सामने मतलब डेली डर डर के जी रहे हो, थोड़ा लाइक दे कांट स्टैंड अप. सो इन दीज सिचुएशंस
हम कैसे हमारी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फोबिया धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले थोड़ा कम था, अब ज़्यादा होते जा रहा है. एंड दिस इज़ आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु लिव देयर. तो मेरे दोस्त रहते हैं जैसे वहाँ पे. तो एक तो पहला क्वेश्चन इस पर ये कि ये दूसरी कंट्री का मैटर है, तो इसमें हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर ऐसा क्या करें कि ये सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाए ताकि हम इंटरफेयर भी नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज है वो इनडायरेक्टली हमारे डेमोक्रेसी में इंटरफेयर कर रही है, तो हम उनकी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करे बिना हाउ कैन वी न्यूट्रलाइज दिस सिचुएशन? नहीं, ऐसा है, जो आप फर्स्ट पॉइंट जो आपने ही कहा कि दूसरी कंट्री है तो इसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, तो वी हैव टू कीप, उसकी अपनी मर्यादा भी होती है, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. दैट सेट, जहाँ हमारे नागरिक होते हैं या जहाँ भारतीय मूल की जो कम्युनिटी कॉम जो होती है, नेचुरली वी हैव अ रिलेशनशिप एंड इंटरेस्ट आउट देयर. So the first issue has to be balanced with the second issue. Then third issue is among them क्या हो रहा है, इसको अब कैसे आप बैलेंस करें, समझाएं. The communities have to find their balance beyond a point. You know, it cannot be that everything is run out of Delhi and run out of India. But जहाँ जहाँ लोग बड़े कट्टर विचार के हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और कभी कभी एक्सट्रीमिज्म जो है वायलेंस और इवन एडवोकेसी ऑफ टेररिज्म तक पहुंच जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड. व्हेन वी टेक अ स्टैंड, वी ऑफ कोर्स टेक अ स्टैंड फॉर इंडिया, बट उसी स्टैंड का प्रभाव आप वहाँ भी देखेंगे. आई गिव यू एग्जाम्पल. टेक यूके. सालों से, you know, in the name of freedom of speech, license was given to very extremist opinions, and you know, people were allowed to gather outside our High Commission, demonstrate outside our High Commission, even throw things at our High Commission, and we would tell them saying, look, please distinguish between freedom of speech and misuse of freedom of speech. This is not freedom, this is misuse of freedom. True. Secondly, अगर आप ये सब करने देंगे, let us assume roles are reversed. आप नहीं चाहेंगे कि ये सब आपके हाई कमीशन के सामने हो. You know, दे यहाँ तो छोटी सी चीज़ हो जाती है, वो इमीडिएटली सब उछलने लग जाते हैं. हाँ, तो you have, if you keep at it like this, you know, don't think that you know, life will be you know, completely on your terms. Now, somewhere I think despite our repeated warning, repeated caution, they allowed a situation where actually somebody, you know, came into our High Commission and took down the Indian flag, etc. Now, you saw the enormous reaction in this country. Now, yes, उन्होंने अपना एक corrective लेने की कोशिश की है, and जब वो लेते हैं, immediately there is an impact of it in the community also. Chambers, yeah. Because, see, community feels insecure if they see that extremists, radicals, people urging violence are given license saying भाई ये freedom of speech चल रहा है. जब आप freedom of speech को सचमुच accurately assess करें और कहें नहीं, but other than freedom of speech there is law also. See, freedom of speech cannot lead to violation of law. When law enforcement starts, that sends a message also. Yeah. So I think we tell these countries saying, देखिए, we are monitoring you very carefully, and what happens in your country, we will judge you by this. अब action लें या action ना लें, we will, both are relevant for us, and how we judge you, relationship will depend on that. So we have these dialogues on, and Yes. we monitor them very, very. Yes. And from time to time, frankly, I even say this in public. That, you know, do not confuse freedom of speech with misuse of freedom of speech. And the other thing, as I said, that, you know, we have seen in recent times even threatening of, जो हमारे लोगों को धमकी देते हैं कभी कभी, जैसे लंदन में हुआ था, कनाडा में भी, you know, there were smoke bombs which were thrown, etc. We will not tolerate this. We will take strict actions against it. You know,
वन क्वेश्चन, हम फॉरेन सर्विस बिकॉज आपने पूरी लाइफ इसमें स्पेंड करी है, तो एक क्वेश्चन है कि हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे हमारी फॉरेन सर्विस का, क्योंकि राइट नाउ अगर आप देखो बहुत सिंपली कि अभी ना एक्सपेंशन होना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम एक रेक्टेंगुलर टाइप की स्ट्रक्चर में है जहाँ पे हमारे डिप्लोमैट्स शॉर्ट होते हैं कि वो एम्बेसडर्स बनेंगी सारे। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। हाँ, ना होने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू डू यू थिंक कि हेल्दी नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो ऑर्गेनाइजेशनली पिरामिड स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अशोर्ड प्रमोशन नहीं देनी चाहिए। जिस दिन आप अशोर्ड प्रमोशन देते हैं आप परफॉर्मेंस को डिवैल्यू कर देते हैं। बट पहले ऐसा था। अब मैं कहूँगा कि अभी क्या हुआ है कि हमारी इनटेक बढ़ चुकी है और मैं चाहूँगा कि पिरामिड बढ़ती जाए, बेस बढ़ता जाए। नेचुरली बेस बढ़ेगा तो इट विल बिकम रेक्टेंगल, ऑलरेडी रेक्टेंगल नहीं है, पिरामिड है, बट इस पिरामिड को हम फैटर पिरामिड बनाए। बेस शुड बी बिगर एंड इट कम्स डाउन टू जो आपने कहा, मुझे लगता है कंपटीशन के लिए भी अच्छा कि हमें इंटरनली वो कंपटीशन होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए दैट इट इज़ जो इट इज़, ये आपका हक नहीं है एम्बेसडर बनने का। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हमें एक्सपैंड करना, अभी हमारा इस पिछले साल एक एक्सपेंशन हुआ है, करीब 20% एक्सपेंशन हुआ है, पर हम नए एम्बेसीज भी खोल रहे हैं कि हमने बाल्टिक्स में खोला है, अफ्रीका में खोला है, कुछ लैटिन अमेरिका में खोला है। जिस दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है एक तो हमारी एम्बेसीज और खुलेंगी, दूसरा कि हमारा फॉरेन सर्विस ज़रूर और बढ़ेगा। इसकी इनटेक जो है अभी तक हाईएस्ट ईयर हम करीब, जिस साल मैंने ज्वाइन किया था बहुत साल पहले, उस समय हम 20 थे, उसके बाद हम कम हो गए। एक माने 1990s में हम 80s और 90s में 10-12 तक इट एक्चुअली वेंट डाउन। हाँ, आज जो है वे ब्रॉट इट अप टू द 40s, बट आई फील वी शुड गो हायर देन दैट। आप बोलते हो कि आपकी गवर्नमेंट का एक नैरेटिव रहा है या एक सोच है कि आप ग्लोबल जो वर्ल्ड है उसको एक ग्लोबल वर्क प्लेस जैसे देखो, कि अगर इंडिया का कोई इंसान है, उसका टैलेंट है, दुनिया में कहीं भी जाके काम कर सकता है, उसके लिए इंडिया खड़ा रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन जब हम यूएस वीज़ा लेने जाते हैं तो वो 6 महीने से साल भर की वेटिंग है और वो बढ़ती ही जा रही है और वेटिंग धीरे धीरे और गंभीर होते जा रहा है। तो हाउ किसी को अगर यूएस में काम करना है या दूसरी कंट्रीज़ में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर उधर जाके काम करना है, तो इसको नैरो कैसे करेंगे? मतलब ये यूएस वीज़ा एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है। आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड द क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट यूएस वीज़ा, मेरे लिए 15 दिन की प्रोसेस थी कुछ साल पहले। आज मैं वापस अगर रिन्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 6 से 7 महीने का वेटिंग है। नहीं, ऐसा है, दिस इज़ फॉर अस अ बिग इशू। इट इज़ अ बिग इशू क्योंकि जितना आप वीज़ा को डिले करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली वर्क प्लेस, इवन मान लीजिए आप बिजनेसमैन, हाँ, या आपके रिश्तेदार हैं वहाँ, या आप स्टूडेंट हैं, एवरीबडी इज़ अफेक्टेड बाय दिस। So we are pushing the American system very hard, and not only American system, some other countries also have this problem, saying please, find ways of issuing this faster. So इसीलिए पिछले साल जब PM गए थे तो हमने उनको ये भी कहा कि please look at opening more consulates. सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी बेंगलुरु had and अहमदाबाद had, हाँ. So I would say practical solution for what you are saying is in those countries where we have very heavy traffic, huh? Because see, the traffic is very interesting. इतने लोग, I'm using America, but it can apply to UK also, to Australia also. जितने हमारे लोग जाते हैं और वहाँ मान लीजिए काम के लिए बस जाते हैं, सिटीजनशिप रखें ना रखें वो अलग बात है। There's also reverse problem कि they also need more consulates there and faster processing time, because वो भी भारत आना चाहेंगे। हाँ, so I would say there would be maybe 9-10 countries in the world today, where there is a strong case for opening more consulates,
in India of those countries and of us in their countries. Also of putting more consular faster processing. See, we sometimes underestimate ourselves. Frankly, today our visa processing is one of the best in the world because we have put most countries on e-visa. Yeah. हाँ, तो वो ई-वीज़ा में क्या होता है, आप ऑनलाइन जाते हैं, आपके पर्टिकुलर्स आते हैं, वो डेटाबेस से कोई चेक करता है, डेटाबेस में सब ठीक है तो आपको मिल जाता है. So if you look at the actually, I mean, it's a very strange situation कि ये developed countries जो हैं, they are far less digitally efficient than us. Than us. This is a remarkable thing. This is so in a way I'm hopeful by continuously talking to them. हमारे हम कोशिश तो है. It is very much on my agenda and it's something I talk to. I've even discussed it actually at my level with Blinken and with the British and the Germans and the Australians. Is it happening? The new US embassy consulate, do we have any confirmation? It will happen. I don't know the exact date. Bangalore will happen? Yes, 100%. Ahmedabad and Bangalore both will happen? Yeah, absolutely. Yeah. I think उनके यहाँ वो budgetary, they have to make the appropriation. उनकी कोई प्रक्रिया होती है. अमेरिका की. तो वो प्रक्रिया के बाद बट वो इंडिया में दोनों जगह आने वाले हैं. हाँ, we will absolutely speed it up. Interest. Okay, we were talking about countries and आप बता रहे थे कि 9-10 countries जहाँ पे बहुत heavy traffic है. I want to flip the question and ask you कि from the perspective of a foreign minister, कौन सी ऐसी 3 countries हैं, top 3 countries जो आप बताओ, जिसमें एक underrated opportunity दिखती है आपको कि Indians export करना start कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट अभी बहुत फेमस हो गया. इंडिया हर जगह, हर एक छोटा बिजनेस चाहता है कि वो एक्सपोर्ट करके बड़ा बने और इस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं. तो बड़ी कंट्रीज़ में तो बहुत सारी बड़ी MNCs ने अपॉर्चुनिटीज़ टैप कर ली है. तो कौन सी ऐसी 3 आपको लगती है कि जो अंडररेटेड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकते हैं ऑप्शंस एंड वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, मे बी लोग उसको इतने ध्यान से देख नहीं रहे हैं इंडिया से? देयर विल बी मेनी कंट्रीज वेयर मार्केट परचेसिंग पावर इज स्ट्रॉन्ग, market potential is great, but हमें वहाँ we have to make a bigger effort because partly competition and partly there are different levels of barriers, logistics, etc. Then there will be some countries जहाँ we have not developed the market. So the starting point is lower than the first category of countries, but if we push, there is no resistance. माने हम पे डिपेंड करता है, जितना हम ज़्यादा पुश करें उतना अच्छा मार्केट बन जाएगा. So first category I would say would be mostly Western countries. Okay. We are there in good numbers, but if you ask me where will we see the increase in growth, we will see it most of all in Western countries because markets are mature, they are purchasing power is high, the recognition of India is growing. So you mean France, Germany, all Europe, North America, Then there will be countries like Africa, I would say even Latin America, Latin America, you see potential from India, they're buying? Yes. Yeah, in fact, it is quite interesting. Not only they are buying, even we are buying. Yeah. That today with Latin America, trade is about $45 billion every year. There are many places. I went to, in some cases, first time any Indian foreign minister has gone to that country. But I saw Indian business there. Nice. So business has gone ahead. Same thing in Africa. Because अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, एक देश नहीं है जहाँ इंडियन कम्युनिटी नहीं. और उनकी generally you see Indian community, the position in that society is good. Yeah. They know how to settle there and make build friends. a business. Yeah. So I feel the second category we should be pushing very strongly these newer markets. Then there are places where actually the market barriers are very high. China is the most extreme example. I've just come from only yesterday night from Korea and Japan, and I've been pushing them also, saying that look, given how much investment there is, we are not seeing enough trade. So and we should look at market barriers in this.
So in the let us say next 5-10 year perspective, मुझे लगता है कि we should really push the exports, because ultimately exports are employment. Yes. And it's not just employment, it is very competitive employment, that you are making products at a globally competitive rate. That means your efficiency of production is very good. And I'm very confident, because last 3-4 years our export performance has been outstanding. Very good. Yeah. Yes. You know, कोरिया की आप बात करते हैं, कोरिया की गवर्नमेंट एक चीज़ करती है फॉर द स्किन केयर एंड ब्यूटी मार्केट स्पेसिफिकली, कि दे टेल कि आप कोरिया में बोलते हैं वो कि आप गवर्नमेंट के पास आओ एंड गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, वो आपके लिए वर्ल्ड में ट्रेड ओपन करेगी, हर चीज़ करेगी. इंडिया मिनिस्ट्री कुछ करती है इस टाइप का, जहाँ पे वो इंडियन बिजनेसेस को इनवाइट करती है, बोली कि यू गिव अस गुड प्रोडक्ट्स, हम आपके लिए दुनिया में जाके मार्केट करके बैरियर्स ओपन करेंगे. हम लोग जो हैं ट्रेड प्रमोशन काफ़ी करते हैं, दैट वी डू इवेंट्स, जो ट्रेड फेयर्स वगैरह जो होती हैं, इट्स माने मोटा मोटा वही होता है पार्ट ऑफ इट. हाँ, कि वी इनवाइट पीपल. बट जैसे अभी पिछले सालों में जो हम ये 1 district 1 product जो कर रहे हैं ना, वी हैव ट्राइड टू शो टू पीपल दैट यू नो, अगर एक तो है कि ये कोई प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट के साथ आप ये भी मैसेज दें, ये आपका हेरिटेज है, ये कल्चर है, ये माने देयर इज अ स्टोरी विद दैट प्रोडक्ट. सो इट कैन बी अराकू कॉफ़ी, यू नो, और इट कैन बी तंचोई सिल्क. जैसे जब ये हमारे G20 मीटिंग्स हो रहे थे ना, मुझे लगा कि हम वही चीज़ देते हैं, यू नो, यू मस्ट हैव अ स्टोरी. तो I got actually ties made from Tanchoi Banarasi silk, and gave it to them and gave them the story which goes with it, you know. So today, I mean, marketing has many angles and ways to do it. And governments also need to be good at marketing, you know, because we have a country story. In fact, we have a civilization story. That हमें civilization story भी होना चाहिए, country story भी होना चाहिए, value story भी होना चाहिए, product activity story भी होना चाहिए. Yeah, I'm very hopeful with this government in terms of marketing, because you guys are really nailing it, the way you have built a narrative of India around. So मैं UN में था, जब मैं 17 साल का था, तो मैं UN headquarters गया था वियना, and 10 साल पुरानी बात है. तब मैं जब मेरे उधर दूसरे कंट्रीज़ के फ्रेंड से मिलता था, दूसरी कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स थे और जो लोग थे जो मुझे जिस तरीके से जो देखते थे इंडिया को, और जैसे जिधर से मैं आया हूँ वो जैसे देखते थे कि ये कौन होगा, वर्सेस जब मैं आज उनसे बात करता हूँ तो उनकी रिस्पेक्ट लेवल, इट्स नॉट 10x, आई थिंक इट्स 50x इन टर्म्स ऑफ देयर आइज, कि जैसे कि तुम बहुत सिग्निफिकेंट बन गए हो कि कब हुआ, and they just keep asking me this. So I think that way you guys have done, and उनके ज़्यादा facts भी नहीं है, but just the narrative उनके आसपास इतना लगता है उन्हें कि हम बहुत significant बनते जा रहे हैं. So it's a great job. Look, to do that and to continue doing it, because it's a never-ending job. हाँ, 2 चीज़ चाहिए. One, you have to continuously motivate. हाँ, because जो एक बार आप motivate करते हैं, as I said, many things आपको लगता है कि मैं नहीं, ये हमारी क्षमता के बाहर है, बट यू एक्चुअली कैन डू इट. हाँ, सेकेंड, इसमें बहुत मेहनत भी लगता है. दैट यू नो, अब पीपल सॉ द फिनिश प्रोडक्शन ऑफ द G20, ओके, बट इफ यू सी लाइक अ बैक स्टेज, माने आप G20 को एक किस्म से ऐसे देखे, what was happening in the backstage of G20, the enormous effort which went into it. But also I see the achievements which we do. You know, I have like a few lines. So kabhi you need to say some things even in your sleep, na. So my favorite 4-line description, people say describe change in India, is you tell a foreigner that we build 8 airports a year. Okay, we build 3 metros every 2 years. We are creating 2 colleges a day. Okay, the 7,000 new colleges have opened up. So if you give, numbers which wake them up, and say, okay, I mean, it could be train numbers. We build 28 kilometers of highway a day, which is
which is incredible. You said recently, like actually a while ago also, and you keep saying this, that you know, PM मोदी के अलावा आपको कोई ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री देता नहीं, तो ऐसा क्यों बोलते हो आप? मेरा चुनना जो है, क्योंकि आप अब मंत्री, किसी को मंत्री बना रहे हो, तो एक किस्म से मैं कहूँगा, मुझे लगा कि बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग था। और मैं इसका कारण मैं समझता हूँ कि 2015 के बाद 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय मैं यूएस में राजदूत था, तो आपको याद होगा एक बहुत बड़ा विज़िट हुआ था जहाँ वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन वगैरह ये कार्यक्रम हुए थे। तो और 15 में मैं विदेश सचिव बना, तो मैंने 3 साल विदेश सचिव की जिम्मेदारी मैंने सौंपा, और उसमें हम लोग मैंने साथ ट्रैवल करते थे, मैंने मीटिंग से। वो विदेश सचिव एक सचिव हैं जिनका पीएम के साथ बहुत कुछ डीलिंग्स होते हैं। उसके बाद मैं रिटायर हो चुका था, मैं कॉरपोरेट सेक्टर में था उस समय, मैंने टाटा सन्स ज्वाइन किया था। तो मुझे लगा कि अगर मैंने मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी की हमारे पॉलिटिक्स में ये सोच होती कि ऐसे व्यक्ति को आप विदेश मंत्री बनाएं। मैं कहूँगा वो अनऑर्थोडॉक्स भी था, और हो सकता है क्योंकि उनका कुछ अनुभव होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा कि इसमें माने बेनिफिट है। तो एक तो है कि उनके अलावा मुझे लगता है कि कोई और मुझे चुनता नहीं। पर मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, उनके अलावा अगर कोई मुझे ऑफ़र देता, मुझे नहीं लगता कि मैं स्वीकार करता, क्योंकि देखिए, जिसने कभी राजनीति नहीं की, मैंने राजनीति बहुत देखा है, मैंने एनालाइज किया, क्योंकि जो डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, वो मैंने राजनीति ही स्टडी करते हैं, दूसरे देशों का करते हैं ज़्यादातर, कि तो आपको एक किस्म से कमेंटेटर या एनालिस्ट के बजाय जब आप अचानक प्लेयर बन जाते हैं, तो इट्स अ बिग जंप। और आप मेरी नर्वसनेस समझिए उस समय, कि आप अचानक किसी से पूछ रहे हैं कि प्लीज़ आप मैदान में उतरिए, यू स्टार्ट प्लेइंग नाउ। तो और मुझे उन पे विश्वास था कि वो एक किस्म से गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उस रोल में, क्योंकि सबको चिंता तो होती है कि कोई कुछ नया रोल है, तो अगर वो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँ तो क्या होगा। हाँ, वो भी फीलिंग होती। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ, मोदी जी ही मुझे चुनते, और मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं अपना हाँ उस समय मैं भर सकता था। आपने एक पॉडकास्ट पे ऐसा बोला था कि इंडिया की जो राजनीति है वो कई बार न्यूयॉर्क और लंदन से शुरू होती है, और कई बार ऐसा होता है कि इंडिया की राजनीति इंडिया से कहीं पहले कहीं दूसरे देशों में स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे क्यों बोला? नहीं, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि उस समय मैं देख रहा था, और मुझे लगता है वो अभी भी जारी है, कि ये ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, और इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में खाली व्यापार माने इकोनॉमिक्स ही ग्लोबलाइज नहीं है, टेक्नोलॉजी ही ग्लोबलाइज नहीं है, पॉलिटिक्स भी ग्लोबलाइज हो चुकी। तो दुनिया में एक, मैं कहूँगा, एक ग्लोबल एलीट है, जो बड़े न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़ मीडिया चलाते हैं, एक किस्म से दुनिया की सोच जो है वो तय करते हैं, और उनको लगता है कि हम जो कहेंगे दुनिया में वही होगा। हाँ, अब जो उनके कहने के बावजूद अगर भारत देश जैसे देश में कुछ होता है तो उसका वो विरोध करते हैं। और तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चुनाव का समय है, तो वो कहेंगे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को नहीं दीजिए, कहेंगे कि अरे डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है, कहेंगे कि पता नहीं इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, इंटॉलरेंस हो जाएगा। तो और माने ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इन्होंने बहुत दिमाग इस पर खपाया है। तो जैसे इंडेक्स बनाते हैं, तो आपको कहीं नीचे कर देंगे, किसी को ऊपर कर देंगे, तो ये सब एक किस्म से ये एक गेम है, जो हाँ गेम है। हाँ, तो मुझे लगा कि मैं ये देख रहा था कि जो यहाँ जो राजनीति में जिनको सक्सेस नहीं मिली,
और जिनके तर्क जो हैं यहाँ माने उसका ट्रैक्शन नहीं था, वो क्या करते हैं, वो देश के बाहर जाते हैं और वो वही माने रिकॉर्ड वही प्ले करते हैं वहाँ। वीडियो स्टॉप कर दी। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इसमें चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुई। एक तो शुरुआत में जो हुआ था कि साफ ज़ाहिर है कि इंडिया जो है वो एक बड़ा कंट्री है और आसपास के कंट्री में चाइना के दूसरे नंबर पे पावरफुल जो है इंडिया ही है। और इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान है, दूसरा नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 4-5 कंट्री जो लगते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई जब अपने आसपास में उनके साथ जो है रिलेशन इस तरह के होने चाहिए, क्या वो कंट्री आपके खिलाफ चल रहे हैं, इसका भी आज देख लो रशिया यूक्रेन की बात क्यों लगी हुई है, इसलिए कि भाई साहब वो अमेरिका के साथ मिल रहा था, उसका मतलब वो था जो अमेरिका चाहता था। हाँ, तो वो अमेरिका के साथ मिल रहा था, इसलिए जो है रशिया ने बाहर कर दी, रशिया ने मजबूर होकर कर दी। लेकिन अगर इसी तरह अगर चाइना और सावधान इंडिया और चाइना की लगती है, अगर जिस तरह आज मालदीव के साथ जो है रिलेशन बना रखे चाइना बढ़ा रहा है, नेपाल के साथ हो जाएंगे, इस तरह करके अगर बांग्लादेश के साथ उसके रिलेशन खराब हो, मतलब सही हो जाए चाइना के और इंडिया के साथ वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो, तो फिर इंडिया का स्टांस सावधान सख्ती होना चाहिए। चाइना कर यही रहा है, इंडिया के खिलाफ चाइना का मकसद यही। लेकिन तो उसमें इंडिया भी तो बैठा है ना भाई साहब, ये अपनी कोशिश करेंगे। अब यहाँ सवाल डॉक्टर साहब से यही किया गया है कि आप उनके रिलेटेड आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं जी। तो किसी के ऊपर जबरदस्ती दबाव भी ये भी है कि हर कंट्री जितने भी आजाद कंट्री हैं जबरदस्ती नहीं, लेकिन तल्लुकात की बेस पे असल में चाइना और जो छवि दुनिया में आपकी बनी हुई है उस लिहाज से सिर्फ ये नहीं है दे देता भाई साहब, हर कंट्री बोलता है आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। इंडिया भी कोशिश कर रहा है उस हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए चाइना को, मतलब जिस तरह देख कर उधर अफगानिस्तान के अंदर चाइना भी काम कर रहा है और इंडिया भी काम कर रहा है। अपने आजू बाजू में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जितना उससे हो पाए। लेकिन इंडिया जबरदस्ती किसी को दबा नहीं सकता। पिछले मालदीव के केस में मालदीव ने बोला था कि इंडिया बड़ा कंट्री और हमें बुली नहीं कर सकता, हम आजाद हैं। हालांकि देख लो पहले जितना फायदा इंडिया ने दिया ना मालदीव उतना चाइना ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी पैसे की ज्यादा लालच में, ज्यादा मतलब डेवलप करवाने में अपने कंट्री को उसने उधर ज्यादा रुख कर लिया। उसमें फिर डॉक्टर साहब ने जवाब भी तो उनको दिया था ना। अच्छा, एक और पॉइंट था कि पहले वीजे जो थे अमेरिका जो है वो जल्दी दे देता था, अब जो वीजे वो बहुत 5-6 महीनों भाई कह रहे थे इंतजार करना उधर तो फिर भी 5-6 महीने लगे थे, हमारा तो भाई तो 5-5 साल लग जाते हैं यार। तो फिर हमारी बात बीच में रहना ला, हमारे गवर्नमेंट की कोई भाई किस्म की क्यों नहीं है गवर्नमेंट भाई, हमारे यहाँ सिर्फ जो सियासत वाले उनको वीजा मिलता है भाई साहब। फिर भी हर कंट्री ने भाई साहब हिकमतें अपनी थोड़ी सी ना स्ट्रिक्ट कर दी है वीजे में भाई साहब, उन्होंने कहते कुछ ना कुछ ज्यादा जानकारी। लेकिन ये भी पाकिस्तान है, ये भी देखो ना, एक जर्मनी है, अमेरिका है, अमेरिका को इंडिया का वीजा लेने में कितना टाइम लगेगा? यूं लगेगा, यूं। पाकिस्तान का यूं लगेगा, जर्मनी यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं उनको यूं वीजा मिलेगा। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग जाते हैं वहाँ पे रेजिडेंट हासिल कर लेते हैं। हाँ, तो वो ज्यादा नहीं चाहते कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसीलिए तो भाई साहब इलीगल भी लोग जाते हैं उधर, कई लोग वीजा नहीं मिलता। हालांकि इलीगल जो जाते हैं वो भी 50-60 लाख खर्च के जाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं जाते। तो यही वजह है भाई साहब कि वो चाहते नहीं कि भाई हमारे जो है वो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये उधर जाके उधर के हो जाते हैं, फैमिली को बुला लेते हैं ना, शादी कर रहे हैं, फायदा मिलता है या नहीं। अलग देख लो हर साल कितने हजारों की तादाद से कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन उधर जाके बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेसमैनों को तो यूं मिलता है वीजा, वही बात है ना। तो बिजनेसमैन जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने ज्यादा उनको पॉपुलेशन चाहिए, लोग यार आम लोगों को नहीं मिल रहा है, चलाने उनके रिलेटेड सवाल ही किया गया है। भाई साहब काम करने वाले लोग, बिजनेसमैन को तो ठक्कर के ही लगना है। लेकिन इंडिया के लिए फिर भी सस्ता, पाकिस्तान के लिए पैसा बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होता, पैसा मुश्किल है उनके लिए। पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया गया भाई बोल रहे तेरा तकरीबन
6 महीने हालांकि रिन्यू करवाना 6 महीने, लेकर हमारे यहाँ भाई साहब सालों का तो भाई तगड़ा है, इसका पहले लगा हुआ वीजा। भाई वो पहले नहीं बता रहा था कि मैं पहले विजिट करके आया हूँ। लेकिन इंडिया का भाई साहब फिर पाकिस्तान के या और कंट्रियों के निस्बत इंडिया के फिर भी ना कुछ वैल्यू है उस हिसाब से। फिर भी आसानी में यहाँ इंडिया और पाकिस्तान बराबर है नहीं है, तो फिर उनकी वैल्यू हमको क्यों बराबर कर रहा है भाई? तो नहीं यही हो बोला सकता। हमारे यहाँ सालों प्रोसेस है, इधर फिर भी और 6 इसके महीने बाद इधर भी जिसके पास पैसा है मेरे भाई तो सालों नहीं लगते, इतने में वीजा मिल जाता है। जिसके पास पैसा होता है, बिल्कुल। छोटा मोटा हाँ, बिजनेस होता है, बिल्कुल। उधर अमेरिका कनाडा इतने में मिल जाता है। ऐसी बात है। जिनके पास पैसा ही नहीं होगा कितनी मरतबा जेन्युइन डॉक्यूमेंट होने नहीं, चाहिए। वो उनका और मसला था। यार वो कुछ वो फैमिली वीजा चलता है यहाँ से एकदम नहीं। उसको अकेले को वीजा लग गया था, किधर मैं खुद उसके साथ गया था, उसका जापान का वीजा हो गया था अकेले का, वहां से जाना आगे आसान था। अमेरिका का भाई साहब ओ भाई अकेले का लग सकता है, उसने कहा कि ये अप्लाई अपना फैमिली का मेरे भाई। तो भाई बिजनेस वीजा आसानी से लगता है, आसानी से लगता है, Business पाकिस्तान वीजा जो से है या दूसरा वर्क वीजा वो बहुत मुश्किल विजिट भी लगता है। आसानी से लग जाता है। इतने भी हाँ, तो विजिट है। इधर ज्यादा फिर करोड़ों रुपए हो ना वही अकाउंट में बात पड़े है। तो फिर लगता है। तो पैसे वाले को देते हैं, जिसने वापस आ जाना होता है वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, कारोबार क्या है, इसका जमीन कितनी है, ये जिदाद चेक करते हैं कि भाई बंदा शराइत सख्त करती वही वीजा सर भाई को हो रहा था कि मुझे तकरीबन 15-20 दिन लगे थे, अब उन्होंने शराइत थोड़ी सी सख्त कर दी है। एक और भी वही हुई बात है। मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन ने रखा था कि इंडिया के लिए भी यही रूल था कि उन्होंने वो जो स्टूडेंट वीजा के लिए ना मेरे ख्याल में जो फीस है वो बढ़ा वो ही बढ़ा दी थी। स्टूडेंट वीजे के लिए या फिर आम वीजे के लिए भी उन्होंने फीस जो है और डॉक्टर साहब इसके जवाब में कह रहे थे कि हम इस कोशिश में उसके लगे लिए हुए फीस हैं। और इसलिए बढ़ाई है कि भाई कम लोग आए, जी बिल्कुल। इसी भी उन्होंने बढ़ाई। हाँ। तो भाई वहाँ पे पब्लिक इतनी जा चुकी है तो उन्होंने रूल जो है वो ज्यादा सख्त कर दिए। जब भाई साहब इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ना कि यहाँ से लोग जाए घूम घुमा के फिर वापस आ जाएंगे। हाँ। इसलिए चले जाएंगे। हाँ, ऐसे वीजा लगेगा, ऐसे लोगों को लगता है। और जो काम के लिए जाते हैं वो भाई साहब अक्सर साफ जाहिर है भाई इधर वो 40,000 कमाएंगे, उधर वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो वापस कैसे आएंगे? वो वही के हो जाएंगे। उधर के हो जाएंगे। कई इंडिया रहते हैं, पाकिस्तानी भी हैं, कई तो भाई डंकी लगा के भी जाते हैं। बड़ी वहाँ पे भाई बहुत ज्यादा। तो बाकी और भी एक सवाल था कि इंडिया जो है वो दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड, वो कौन से कंट्री हैं जो जहाँ पर इंडिया ट्रेड बढ़ा सकता है? तो साफ जाहिर है भाई साहब इंडिया जो है अब जो हथियार भी बेच रहा है दूसरे छोटे मोटे फिलीपीन हो गया, कई कंट्रियों में को हथियार बेच रहा है। अब तो अफ्रीका की तरफ इंडिया का रुझान काफी ज्यादा हो गया है, वहां पर भी अपनी चीजें आज देख रहे हैं कि जो 2 व्हीलर गाड़ी है इंडिया वहां पे चाइना को बीट कर रहा है। ये जो मोटरसाइकिल है या दूसरा कई अफ्रीकन कंट्री के हाँ। अपने एम्बेसडर भी भेज रहा है। ऐसा ही है भाई इंडिया ये उधर बात है ना। उधर क्योंकि भाई इंडिया जो है उनको एक वो गरीब कंट्री जरूर है उसमें, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। कई उनमें कई इलाकों में भाई साहब तेल नीचे जमीन मादनियात बहुत ज्यादा है, तो उसकी उधर खोज के इंडिया लिए। इन्वेस्ट भी कर रहा है, साफ जाहिर है तो फायदा भी होगा। अब एक और जो चीज है ये क्या थी जयशंकर को मोदी ने हाँ, डायरेक्ट करा के मतलब फॉरेन मिनिस्टर गए छू लिया। हाँ ये पहले भी एक सवाल उठा था। लेकिन ये पहले भी नहीं थे फॉरेन मिनिस्टर अक्सर बनना जो है ना चाहिए। वो पॉलिटिशियन जो चुन नहीं जाते नहीं हैं ना, कांग्रेस में भी ये कुछ मतलब ये थे। फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे लेकिन वो डिप्लोमेट थे, एम्बेसडर। हाँ। एम्बेसडर रह चुके हैं। तो भाई कई कंट्री कांग्रेस में भी ये रशिया में रह चुके हैं, चाइना में रह चुके हैं, अमेरिका। जापान में रह चुके हैं, अमेरिका में रह चुके हैं और भी दो और गालबन आठ जी कंट्रियों को ने बताया आठ जबानें भी ये आठ से ज्यादा मैं कहता हूँ ये जुबानें जानते आती हैं। ज्यादा जुबानें आती होंगी। ऐसा बंदा तो होना चाहिए ना। तो ऐसा बंदा बहुत ही मैं काबिल कहता हूँ है। हिंदुस्तान के लिए ये हीरा थे। सही बात है। इनको मोदी साहब ने जो चुन के लाया ना भाई, एक एक्सपीरियंस बंदा और एक जिस तरह बिलावल भुट्टो इन्होंने बना दिया नहीं, वो- मैं कहता हूँ जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अरे बिलावल को तो इसीलिए बनाया गया एक था कि तरफ- इसको थोड़ा सा कुछ समझ आ जाए कि इनकी कुछ मिल मिला के या भाई ये उधर क्या होता है, इसमें क्या काम है, लेकिन उसको तो अभी भी समझ नहीं आई। अब फिर बनने जा रहा है। और यहाँ पर पावर के इस्तेमाल से बनाया गया था। हाँ, तजर्बे और काम की बेस पर उन्होंने बनाया भी गया। कांग्रेस के अंदर इनको काम करते हुए देखा था भाई पहले ही। भाई मैं तो उस दिन हैरान हो गया था, एक दफा किसी मीटिंग में जाना था, वहां पे 50 कंट्रियों के अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करनी थी। एक बंदा हमें मेरे जैसा बंदा ना भाई साहब 50 कंट्री के जुबानी नाम याद रखना ही बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, होते ही नहीं इतना। और 50 कंट्री और उनके साथ मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक पे बात करना कि हमारे रिलेशन उनके साथ कैसे हैं, उनके साथ कैसे डील करनी, क्या बातचीत करनी।
पूरी चलो लिख कर ही ले गए होंगे चीजें, मुश्किल, लेकिन फिर बहुत भी ये भाई साहब बहुत ये मुश्किल करना बड़ा मुश्किल, इतना आम आसान बंदे काम की तो नहीं। बस की बात ही नहीं भाई साहब। इसीलिए भाई साहब डॉक्टर साहब बहुत आगे की चीज है। कोई शक नहीं इसमें तो भाई। बाकी भाई एक और सवाल था कि सरकार जो है वो दूसरे कंट्री कोरिया की बात हो रही थी, तो वो क्या करते हैं कि भाई अपने जो प्रोडक्ट है ना, अपने जो बिजनेसमैन है उनको सरकार बोलती है कि भाई आप हमारे तक प्रोडक्ट ले, हम आपकी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। जी। इस तरह का प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो G20 में भाई साहब हमने भी देखा बिल्कुल कि देखा। इसका भी लोकल से लोकल लोकल चीज, चीजें कंपनियों की तो अलग कंपनियों बात के है। वो लोगों को दिखाएगी, शो किया गया और वो चीजें भी उससे unique इनको थी। फायदा भी तो हुआ ना इंडिया को भाई। जो बंदा देखते ही भाई साहब लगता है कि भाई वाकई कोई चीज बनाएगी ये। तो ये चीज भाई हमने देखी थी। और एक और भी है मोदी साहब के जो मुझे बहुत बढ़िया काम ये लगा था कि उन्होंने जो कारीगर लोग होते हैं ना, जो काम सीखते हैं, उनके लिए भाई साहब ये था कि वो उनको दिहाड़ी भी दी जाएगी और उनको काम भी सिखाया जाएगा। ये स्टेप बहुत बढ़िया था भाई। तो भाई बहुत बढ़िया से ये निज़ाम चल रहा है। बाकी भाई डिप्लोमेसी में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं, क्योंकि ये उसमें वो भी तमाम सवाल चीजों को करते हैं देखना कि होता है। फॉरेन मिनिस्टर की मुद्दत नहीं बढ़ानी चाहिए। हाँ। जो एक मुद्दा मतलब एक फॉरेन मिनिस्टर का मुद्दा मैं बनाऊं, इसमें पता है क्या होता है, नफरत पैदा हो जाती है। आप क्योंकि एक बंदा कई सवाल हकदार उठते हैं। है, एक बंदा हकदार है, उसकी सीट छीन के आप किसी दूसरे को दे रहे हो, बिल्कुल हाँ, वो वो आवाजें गलत उठेंगी है। फिर। ये ज्यादती होती और है। ऐसा ही पाकिस्तान में होता है, कई जिस वजह लोगों से के खराबियां पास पैदा कई जगह, होती हर हैं। जगह पे तकरीबन हो रहा है भाई, पाकिस्तान में गलत हो चीज रहा है। है। इससे भाई जो हकदार है उसके दिल में क्या जांच है वो नफरत ही चाहे पैदा वो होगी। सवेरे क्या और वो हो सकता है है कि वो कल को गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। ऐसे ही। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हो सकता है भाई साहब कुछ बातें हमारी समझ से बाहर हों जो हम इस टॉपिक में डिस्कस नहीं कर पाए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।